हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। और मैंने इसकी पृष्ठभूमि आपको बता दी थी, नाजीज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखो, नाजीवाद क्या है ये समझ लो आप। नाजीज़म इसको बोलते हैं हिंदी में नाजीवाद। ये एक विचारधारा थी, आइडियोलॉजी। ठीक है, बहुत सारी आइडियोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे लिबरल, रेडिकल्स पिछले चैप्टर्स में। तो ये भी एक क्या थी, आइडियोलॉजी है, नाजिज्म। और इसकी आइडियोलॉजी क्या है कि जो नेशन है ना, राष्ट्र, देश, वो सर्वोपरि है और युद्ध से राष्ट्र को फायदा होता है, युद्ध लड़ना चाहिए। और ये नस्ल के भेद, नस्ल की सर्वोच्चता को मानते कि नस्ल जो है, अच्छी नस्ल और बुरी नस्ल होती है व्यक्तियों की भी। और इस तरह जर्मन को सबसे वीर मानते हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति की पूजा में विश्वास करते हैं। और जो पावर है एक व्यक्ति के हाथ में हो, ये आइडियोलॉजी है इनकी, कि व्यक्ति के राइट्स कोई मायने नहीं रखते स्टेट के आगे। स्टेट मीन्स राष्ट्र के आगे। अगर व्यक्ति के राइट्स की बलि चढ़ानी पड़ जाए स्टेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते कि लोगों का शासन होना चाहिए। वो एक व्यक्ति के रूल को महत्व देते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा सपोर्टर था या सबसे बड़ा प्रोपगेट करने वाला था, वो था हिटलर। और हिटलर का संबंध किससे था? जर्मनी से। आप इसका फोटो देख लीजिए हिटलर का। ये है, छोटा सा व्यक्ति था। और इसने, यही व्यक्ति था जिसने दूसरे विश्व युद्ध में सबसे बड़ी तबाही सारे वर्ल्ड में मची इसकी वजह से। और ये साथ में दिखाई दे रहा है ना, ये है वो प्रचार मंत्री जिसने इसको घर घर में देवता बना दिया। और जो हिटलर था वो परिस्थितियों की देन थे। परिस्थितियां क्या थी ये हम पढ़ते, कैसे जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। इन द स्प्रिंग, ये सुभाष चंद्र बोस के बड़े अच्छे दोस्त थे भाई। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, देखो ये घटनाओं का अंत है। 45 में, अगस्त 45 में हिटलर की मौत हो चुकी थी। युद्ध बंद हो चुका था। जो जर्मनी, इटली, जापान का गठबंधन था वो हार चुका था। और जापान पर परमाणु बम से हमला हो चुका था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। युद्ध बंद हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, परमाणु, वो भी नागासाकी। वो बहुत तबाही हो चुकी थी। सारे देश बिखरे पड़े थे। यूरोपियन देश का विनाश हो चुका था। जितना उन्होंने तरक्की 200-300 साल में की थी वो सब खत्म हो चुकी थी। यूरोप का काल खत्म हो चुका था। ये 1945 की बात है। इस चैप्टर में हम 1945 से पहले की बातें पढ़ेंगे। ये तो पीक है, ये तो एंडिंग पॉइंट है। इसमें एक लड़का होता है, 11 साल का जर्मन लड़का होता है, हेलमुथ। और हेलमुथ जो है बेड पे सोया हुआ होता है और उसके पेरेंट कुछ डिस्कस कर रहे हैं बात। और वो बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। हिज फादर इज ए प्रोमिनेंट फिजिशियन। उसके पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। और चिकित्सक का मैंने शायद पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने यहूदियों को मारा, उनकी बॉडी पर परीक्षण किए, बहुत उनकी बॉडीज पर दवाओं के परीक्षण किए, जीवित पर भी परीक्षण किए। Deliberate with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. वो विचार कर रहे थे अपनी पत्नी से, क्या मैं सारे उसको मार दूं, अपने परिवार को मार दूं, या खुद सुसाइड कर लूं। मतलब ऐसी स्थिति क्यों आई। देखो, ये उस टाइम संसार के लिए, भाई सारी वर्ल्ड के लिए क्रूशियल टाइम था। आप 1947 की बात लगाओ, भारत में लाखों लोग मरे थे। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों की यही कहानी थी। और वो बहुत एक डेकेड्स था, 1930 से लेकर 40-45 तक, 2 डेकेड्स
2 डेकेड्स क्या, उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, महामारी फैली थी, स्पेनिश फ्लू, 8 करोड़ लोग मारे गए थे। तो एक पूरी सीरीज थी घटनाओं की जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। और ये 1945 का साल भी एक ही था उसमें से भी और उस पर भी। तो ये कह रहा था कि मैं क्या अपने आप को मार लूँ या फैमिली को मार लूँ, क्या ऐसी सिचुएशन क्यों आई। इसका मतलब सिचुएशन बहुत गंभीर थी। His father spoke out his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the cripple and Jews." उसके पिता कह रहे थे कि अब वो बदला लेंगे क्योंकि Allies will do us with we did to cripples and Jews। क्योंकि जो एलीज है ना, एलीज का मतलब मित्र राष्ट्र, मैंने 2 गुट बताए थे, एक पोल्स एक मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका थे, और जो उसके अपोजिट में घुट पड़ा था जिसे ध्रुव शक्तियां बोलते हैं, पोल्स पावर बोलते हैं, उनमें जर्मनी, इटली और जापान थे। तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भी वही होगा जो हमने एलीज, जो हमने जूस यहूदियों के साथ और क्रिपल्स अपंगों के साथ किया। और क्रिपल्स और ज्यूज के साथ उन्होंने क्या किया था, पकड़ पकड़ के गैस चैम्बरों में ठूस के मारा था उन्होंने। 80 लाख के करीब लोग मारे गए थे वहाँ जर्मनी में उस टाइम। यहूदियों को बाहर निकाल दिया गया था और एक नया देश बना था इजराइल। द नेक्स्ट डे ही टूक हेमलेथ द ओन टू द वुड वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। उसके बाद वो हेलमेथ को कहीं घुमाने लेकर गए और ये लास्ट टाइम था जिन्होंने अपने हेलमेथ ने अपने पिता के साथ गुजारा था। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग लेटर हेलमेथ्स फादर शोट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। पुराना गीत गाते हुए, बच्चों की कोई गीत गाते हुए हेलमेथ ने के पिता ने अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार ली। हेलमेथ्स रिमेंबर दैट ही सा हिज फादर ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग ब्रंट इन उसकी डेड बॉडी के साथ ही दफना दी। ठीक है, हेलमेथ के पिता की जो बॉडी है वो जो खून से सनी हुई वर्दी थी उसके साथ ही दफना दी। व्हाट हैड हैपेंड दैट ही रिएक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर। और उसके बाद क्या क्या हुआ कि उस हेलमेथ जो नाम का लड़का था उसने अपने ही घर में, क्योंकि उसको डर था कि उसकी माँ कहीं उसे जहर ना दे दे, 9 साल तक खाना ही नहीं खाया। 9 साल तक उस बच्चे ने ट्रस्ट नहीं किया कि उसकी माँ उसे खाने में कहीं जहर ना दे दे, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। Although Helmuth may not have realized all that it meant, his father had been Nazi and sport of Adolf Hitler। हेलमेथ को रियलाइज नहीं था कि क्या मतलब है कि उसके फादर और नाजी और एडोल्फ हिटलर ने दूसरों के साथ क्या किया था, उसको नहीं पता था। नाजियों ने क्या किया, एडोल्फ हिटलर और उसके जो हिटलर के सपोर्टर थे उन्होंने लोगों के साथ क्या किया। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजी एंड हिटलर। आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। जैसे कई बार क्या किया जाता है, स्कूल में कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो उसको कह दिया जाता है हिटलर जैसा। घर में अगर दादा दादी स्ट्रिक्ट हैं तो कह देते हैं हिटलर है। ये नाम आम सुनते हैं हम फिल्मों में, कहानियों में। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी into a mighty power and his ambition of conquering all the Europe। क्यों? क्योंकि हिटलर जर्मनी को एक सबसे ताकतवर राष्ट्र बनाना चाहता था और इस ताकतवर बनाने के लिए उसकी इच्छा थी कि वह सारे यूरोप को कंकर कर ले। कंकर मैंने सारे यूरोप को जीत ले। यूरोप में ये बड़ी बड़ी ताकतें आती थी, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन, पुर्तगाल, इस तरह के देश जो आज भी विश्व में सबसे धनी देश हैं। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड जूज। आपने सुना होगा उसने यहूदियों को मारा, यहूदी धर्म के लोग। बट नाजिज्म वाज नॉट 1 or 2 आइसोलेट एक्ट्स। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, और भी बहुत सारे काम करे। इट वाज ए सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम था, पूरा का पूरा सिस्टम था गवर्नमेंट का। ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया, एक विचारधारा थी।
इस विचारधारा के आधार पर ही उसने सारे काम किए कि किस तरह से युद्ध लड़ने चाहिए, किस तरह से देश को पावरफुल बनाना चाहिए, किस तरह से एक व्यक्ति को भगवान बनाकर उसका प्रचार करना चाहिए, बच्चों को क्या क्या सिखाया जाना चाहिए। एक पूरा आइडियोलॉजी थी और दुनिया की ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे छाई रही थी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म एंड वाज ऑल अबाउट। नाजिज्म के बारे में समझते हैं। लेट अस सी व्हाई हेलमत फादर किल हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर। अब हम पता लगाते हैं कि हेलमत के पिता ने अपने आप को क्यों सुसाइड किया, अपने आप को क्यों मारा, और उसका डर क्या था। उसका डर था कि जो हमने ज्यूज के साथ और एलिज के साथ किया, क्रिपल्स के साथ किया, मित्र राष्ट्र हमारे साथ भी वही करेंगे। इन मई 1955 जर्मनी सरेंडर टू द एलिज। देखो ये मैंने कहा था घटनाओं का अंत है, अभी घटनाएं तो हम पढ़ेंगे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना, कि हथियार डाल दिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चाहे कुछ भी कीजिए, यही करना होता है ना सरेंडर। और एलिज मैंने बता दी मित्र राष्ट्र। एंटीसेप्टिंग व्हाट वाज कमिंग, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्यों उसको सरेंडर करना पड़ा। हिटलर हैज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल एंड हिज एंटायर फैमिली कमिट सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल के महीने में ही हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर था, प्रचार मंत्री था, डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स, और सारी फैमिली ने, जबकि हिटलर ने 2 दिन पहले ही शादी की थी, उस पत्नी के साथ भी अपने एक बंकर था जिसमें सेना रहती है ना, बर्लिन में एक बंकर था, बंकर में ही उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया, गोली मार ली। उसका भी अंत बुरा हुआ ना, अंत का बुरा अंत ही होता है। एट द एंड ऑफ द वार, और ख़त्म हो गया, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स एट नुमर्सबर्ग वाज सेट अप टू द प्रोसिक्यूट नाजी वाज क्रिमिनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और एक जब ख़त्म हुआ युद्ध, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठा। देखो ये बात नहीं है कि हम अपनी मर्जी से युद्ध लड़ सकें। आपने पीछे हमारे दिसंबर के आसपास एक अभिनंदन नाम के पायलट के बारे में सुना होगा, खूब ये खबरों में रहे थे अभिनंदन, सोशल मीडिया पे छाए रहे थे। भारत और पाकिस्तान के साथ कुछ तनतनी थी और इसका जो फाइटर विमान था एक्सीडेंट होकर पाकिस्तान के बॉर्डर में के अंदर घुस गया। पाकिस्तानी मिलिट्री ने इसे पकड़ लिया और 2-3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत को इसको समर्पण कर दिया था। ये क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान भारत से डर गया? नो, क्योंकि युद्ध के भी रूल होते हैं। शांति के समय अगर गलती से सेनाएं, कोई भी फाइटर विमान उधर चला जाता है दूसरे देश में, तो उसको समर्पण, उसको दूसरे देश को सौंपना होता है। मतलब युद्ध के भी नियम है, शांति के भी नियम है, पूरे इंटरनेशनल नियम है। तो युद्ध जब खत्म हुआ और मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठा न्यूमर्सबर्ग में, नरमेनबर्ग में, तो उन्होंने पाया कि इंक्वायरी में पाया कि जो नाजी थे, नाजी जो हिटलर के समर्थक थे, नाजी पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने क्राइम किया है, अपराध किया है अंतर्राष्ट्रीय शांति के विरुद्ध। युद्ध में उन्होंने क्राइम किया और ऐसा क्राइम किया जो पूरी मानवता के खिलाफ थे। अब सजा तो मिलेगी ना, पूरी मानवता के खिलाफ था। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार, जर्मनी को कहा गया कि आपने युद्ध किया है, स्पेशली दोज एक्शन विच, और खासकर वो लोग जिन्होंने जूस के खिलाफ या शांति के खिलाफ काम किया। देखो एलिज का मतलब आ गया। द एलिज पावर वाज इनिशियली लीड बाय द यूके एंड फ्रांस। यूके और फ्रांस के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ रहे थे उनका एक गुट था जिसे एलिज बोलते हैं। 1941 में यूएसए और यूएसएसआर, रशिया और अमेरिका, अमेरिका उस टाइम युद्ध नहीं लड़ रहा था भाई, अमेरिका एक तटस्थ का जीवन जी रहा था उस टाइम, वो युद्ध नहीं लड़ रहा था। लेकिन पता नहीं क्या सूझी जापान को 1941 में, एक अड्डा था उनका पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर में नौसेना होती है अमेरिका की, उस पर हमले कर दिए जापान ने। और जैसे ही उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, सबसे बड़ी त्रासदी अमेरिका की ये मानी जाती थी
उस पर हमले करते ही यूएसए जो है वो शामिल हो गए थे। और मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको कि किस तरह से ज्यूज वहां भागकर अमेरिका में गए थे और अमेरिका के जो राष्ट्रपति उससे मिलकर उन्होंने उससे सहमति लेकर परमाणु बम बनाए थे। अब यूएसए मैं बताऊं सबसे बड़ा ताकतवर, वैसे चाइना हो रही है ना, यूएसए एक ऐसी इतनी बड़ी ताकत है कि जिसकी 1950 में तो इंटरनेट आ गया था सेनाओं में। ये ऐसे गेम खेलते हैं, ऐसे युद्ध लड़ते हैं जैसे कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहा हो, जैसे पबजी वगैरह खेलते हो ना आप, ऐसे अमेरिका युद्ध लड़ता है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई है, इसका कोई तोड़ नहीं है इसकी टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ये पावर जो है किसके, और दूसरी थी एक्सिस पावर, ध्रुव शक्तियां, एक्सिस पावर बोलते हैं इनको। एक तरफ थी एलिस और एक तरफ थी एक्सिस। और एक्सिस में कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली और जापान। और इन सब ने मिलकर हराया था। अब ह्यूमैनिटी के खिलाफ था ये सब कुछ। तो ह्यूमैनिटी रेज सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन उठ रहे थे कि क्या इनको सजा दी जाए, ये ऐसा काम इन्होंने क्यों किया, ठीक है। उसके बाद अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार की छाया में जर्मनी हैड वेज्ड ए जेनोसाइडल वार। जैसे ही युद्ध चल रहा था विभिन्न मोर्चों पर, जर्मनी एक नस्ली युद्ध लड़ रही थी। नस्ली युद्ध, जेनोसाइडल मैंने होता है बहुत नरसंहार करना, नर नहीं जनसंहार। जेनोसाइड का मतलब होता है जनसंहार, और जनसंहार का मतलब होता है एक बार में ही बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देना, पब्लिकली किलिंग कर देना, फायरिंग कर देना भीड़ पर, या मैंने बताया कि जहरीले स्थानों पर ले जाके उन्हें बंद कर देना, गैस छोड़ देना, जहरीली मार देना। सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ जर्मनी में इस तरह का एक अपने ही देश के नागरिकों को वो मार रहा था नस्ल के आधार पर कि इनकी नस्ल खराब है, इसको खत्म करो। विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ द इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप, जिसमें यूरोप के जो मासूम लोग थे, और मास मर्डर मैंने होता है एकदम बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देना, मास मैंने पब्लिक होती है, जनता। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन जूज, जिसमें से 6 मिलियन 60 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, 60 लाख जूज मारे गए, 20,000 2 लाख के करीब जिप्सीज मारे गए, 1 मिलियन 10 लाख के करीब पोलैंड के जो रहने वाले सिविलियन थे वो मारे गए, मार दिए। 70,000 लोग वो मारे जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, पागल, गूंगे, बहरे, लंगड़े, सबको मौत के घाट उतार दिया। बिसाइड इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट, देखो वैसे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो अपने से नीचा कभी देखता है, किसी अंधे को देखता है, उसके अंदर एक स्वाभाविक सी मेंटेलिटी होती है कि उसको सहारा दे। अगर कोई क्रिपल है, लंगड़ा है, तो उसको सहारा देने की कोशिश करता है एक आम इंसान। उनका दिमाग देखो कि जो मेंटली और फिजिकली है उनको मौत के घाट उतारा जाता है पकड़ के, बिना किसी कारण। बहुत सारे और जो इन चीजों का विरोध कर रहे थे नाजी पार्टी के ही लोग, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। नाजीज डिवाइस एन unprecedented means of killing people, that is by gassing them in the various killing center like Auschwitz। ये एक जगह है और जहां लगा के गैस, जहरीली गैस फैलाई जाती है और इन लोगों को भर भर के मारा जाता है। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। जो ये ट्रिब्यूनल बैठा फिर मिलिट्री का है न्यूरेमबर्ग में, इसने सिर्फ 11 लोगों को, जो नाजी पार्टी के लोग थे, 11 को इन्होंने डेथ सेंटेंस दे दी। मैनी अदर वर इम्प्रेजेंट फॉर लाइफ, कईयों को जेल में डाल दिया गया और जीवन भर के लिए। द रीडिस्ट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ नाजीज वर फॉर साइड टू द ब्रूटल एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। और क्या आप लगाते हो कि इन 11 लोगों को मौत के घाट उतारने से और कुछ को जेल देने से ही वो क्राइम कब की भरपाई हो जाएगी? वो तो बहुत कम था।
The Allies did not want to be harsh on defeat Germany as they had been after the First World War. क्योंकि एलिज भी समझते थे कि इनके ऊपर अगर ज़्यादा कठोर, ज़्यादा सख्ती बरती गई ना तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली चीज़ें हो जाएंगी। अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार को जानेंगे कि क्या हुआ। वर्साई की संधि हुई थी और मैंने बताया था अब जर्मनी की बहुत सारी पावर जो है वो कम कर दी थी। इस वजह से जो जर्मनी ने है फिर हार्ड डिसीजन लेने शुरू कर दिए और इस हार्ड डिसीजन के चक्कर में ही उन्होंने यूरोप में जो है जेनोसाइड किया, युद्ध किए, जमीनें हड़प ली। ठीक है, एवरीवन कम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टी ट्रैक बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्योंकि हर कोई ये मान रहा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ हमने बुरा किया उसके कारण ही नाजिज्म पैदा हुआ, हिटलर पैदा हुआ और इतना बुरा जो है इतनी तबाही विश्व में हुई। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से ऐसी सिचुएशन पैदा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।